हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटेंस के बारे में हमने समझ लिया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम जो है अलग अलग केसेस के लिए देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, अब जिसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है, कितना इसका कैपेसिटेंस निकलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए बस आप। टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड वर्ड का क्या मतलब है? देखो, स्फेरिकल कंडक्टर तो आप समझ गए होंगे कि जो कंडक्टर है उसकी शेप कैसी होगी, स्फेयर के जैसी होगी। ठीक है, और आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रही है? मतलब वो कम्प्लीटली कैसा है, आइसोलेट होने का क्या मतलब होता है? जैसे अभी कोरोना में ये वर्ड भी फेमस हो रहा है, आइसोलेट होने का मतलब आप घरों में ही आइसोलेट हो जाओ। ठीक है, कहीं बाहर से आपका कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, है ना। तो आइसोलेट होने का मतलब ये है जो खुद में बिल्कुल अलग थलग हो। ठीक है, किसी के साथ उसका कांटेक्ट ना हो, तो वो है आइसोलेटेड। जैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने सुना होगा कोई आइसोलेटेड चैम्बर है, मतलब वो ना तो बाहर एनर्जी दे रहा है ना वो अंदर एनर्जी ले रहा है। समझ में आ रही है? जो एनर्जी है वो उसकी खुद की है, मतलब वो खुद है, सेपरेट है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेट होना। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस मतलब धारिता है ही। तो ये मेरे पास एक स्फेयर है। ठीक है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या किया गया है, हमने चार्ज दिया है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और इसको हमने बाहर से चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। ठीक है, और कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है हमने इसको। तो अंदर तो इसके कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कोई आपके पास कोई चैम्बर है, वो आइसोलेटेड है, तो आप वो बाहर से एनर्जी ले नहीं सकता, अपनी एनर्जी दे नहीं सकता। तो आप एनर्जी जो दोगे ना, या सॉरी, आप ये जो चार्ज इसको दोगे, ये अंदर नहीं जाएगा इसके, ये बाहर ही इसकी सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए ये कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो कि पोटेंशियल कितना होगा इसकी सरफेस पर। अब आप ये देखो कि आप इतने सारे आपने कैपिटल क्यू चार्ज दिया। हम जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, याद है आपको? पोटेंशियल की डेफिनेशन थी V इज इक्वल टू के क्यू वन, है ना, और साथ में क्या था आपका Q2 अपॉन R। क्या थी डेफिनेशन के? ठीक है, तो ये तो हुआ किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी भी उसकी वजह से जहाँ पे दो चार्जेस हों। ठीक है, यानी कि जैसे हम फोर्स पढ़ते हैं ना, कौन सा वाला, कुलाम फोर्स, तो उसके लिए दो कुलाम फोर्स, तो दो चार्जेस होना जरूरी है। तो दो चार्जेस के बीच में, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला पोटेंशियल जो है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो लगता है वो तो इतना होता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। आपको याद हो तो जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था पोटेंशियल वाला, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे स्फेयर्स के लिए पोटेंशियल निकाला था। हमने स्फेरिकल शेल के लिए निकाला था, हमने एक स्फेयर के लिए निकाला था, हमने डायलेक्ट्रिक स्फेयर के लिए निकाला था, कंडक्टर के लिए निकाला था, कंडक्टिंग स्फेयर सबके लिए निकाला था। तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या आया था, अगर आपको याद हो तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू ले लो, रेडियस अगर पेपर में स्मॉल आर दे रखे तो स्मॉल आर लो, कैपिटल दे रखे तो कैपिटल लो। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर भी ये जो स्फेयर है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू सरफेस पर के क्यू अपॉन आर होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि पोटेंशियल इस तरीके से निकाला जाता है किसी भी स्फेयर का। याद है आपको? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर isolated spherical conductor of radius कैपिटल R। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज कैपिटल Q is given to this spherical conductor। ठीक है, therefore the given charge यानी कि जो चार्ज हमने दिया है, चार्ज इज स्प्रेड ओवर इट सरफेस अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, तो फिर हम क्या बताएंगे, पोटेंशियल कितना होगा इस स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से। ठीक है, देयरफॉर द पोटेंशियल
ड्यू टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर। पिछले चैप्टर में जाइए, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर है। ठीक है, कंडक्टर कितना होगा, V इज इक्वल्स टू के, हमने चार्ज कितना दिया है, कैपिटल Q अपॉन, यही तो आएगा पोटेंशियल। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से के, मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एयर की परमिटिविटी। ठीक है, तो मतलब ये हमने जो रखा हुआ है अभी फ़िलहाल किसी मीडियम में नहीं है, ये कंडक्टर किस में रखा हुआ है, किसी एयर में रखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। मुझे क्या चाहिए, सी, कैपेसिटेंस। मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, कल ही बताया था, सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू तो क्यू है, वी हमने यहाँ से निकाल ली इक्वेशन 1 से, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, सी निकल करके आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, 1 को किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है अब ये देखो 4πε0 आर ऊपर जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4πε0 आर। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना निकल करके आ गया हमारे पास, 4πε0 आर। ये किसके लिए है कैपेसिटेंस, एक ऐसे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है जो एयर में रखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे परमिटिविटी किसकी काम में ली है, एयर की काम में ली है। तो ये इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे ये पता चल रहा है कि सी इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आप रेडियस इंक्रीज करते जाओगे, भाई ये कांस्टेंट है 4, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे आप बता सकते हो वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या होगी इसकी, क्या होगी, किलोग्राम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही तो लिखते हैं अपन, क्योंकि कहाँ से निकाली है, एफ इज इक्वल टू होता है ना KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर, और के क्या होता है 1/4πε0। तो के की जो यूनिट है उसकी उल्टी होगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, किलोग्राम नहीं गुलाम गुलाम आएगा, गुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, इसकी रिवर्स। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर की इनवर्स क्या होगी, गुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर। मतलब रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस भी वैसे वैसे ही इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक बार रिजल्ट लिख देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, बाय इक्वेशन 3 it is clear that if radius is increased then capacitance of spherical conductor is also increased। समझ में आ गई बात? ठीक है, वो भी बढ़ेगी धीरे धीरे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ था ये एयर में रखा हुआ था, या आप यूँ कहो वैक्यूम में रखा हुआ था। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको किसी मीडियम में रख दूँ, और मीडियम भी कैसा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आप क्या कहोगे, इफ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड in a dielectric medium, ऐसे लिखो, in a dielectric medium of dielectric constant जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपको याद है, एप्सिलॉन आर पढ़ा रखा है मैंने, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे भाई एप्सिलॉन आर याद है कि नहीं, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। याद करो, फर्स्ट चैप्टर जहाँ पढ़ाया था वहाँ रिलेटिव परमिटिविटी भी पढ़ाई थी, और इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही हमने क्या नाम दिया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हमने ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो वहाँ पर CM देयरफॉर कैपेसिटेंस, क्योंकि जब हमने वैक्यूम में रखा तब तो कैपेसिटेंस है C, लेकिन मीडियम में रखा तो उसको क्या नाम दे दिया, CM। कितना होगा, Q अपॉन
वी, और वो कितना निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मीडियम की परमिटिविटी। पहले हमने क्या रखा, निर्वात की यानी कि वैक्यूम की रखी, लेकिन अब क्या रखेंगे, मीडियम की। अगर आपको याद हो, इसको मैंने नंबर डाल दिया 4, 3 तक वहाँ पे हो गया। अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था किस किस में, एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में। अगर आपको याद हो तो क्या होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से मेरे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हो गई 5। मैं क्या कर सकती हूँ, 5 को 4 में रख सकती हूँ ना यहाँ पे उठा करके, अरे भी रख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये रिलेशन मैं पढ़ चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा, समझ में आ गया, जहाँ हमने चार्ज वगैरह पढ़े थे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मैंने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया था। इसको आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, क्या करोगे, 5 को किस में रख दो, 4 में। तो सी एम यानी कि मीडियम में कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, और कैपिटल आर। समझ में आ गई। अब इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अलग कर लो, एप्सिलॉन आर को बाहर ले लो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अलग। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसकी है, कैपेसिटेंस है इसी कंडक्टर की, कहाँ, वैक्यूम में, याद है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सी एम इज इक्वल टू, ये सी एम है एप्सिलॉन आर, क्या मैं इसको सी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, बाय यूजिंग इक्वेशन 3। देखो अभी तो निकालिए 2 मिनट पहले, तो इसमें जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है उसकी जगह पर मैंने सी रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब आपको क्या पता चला इससे हमें ये पता चला कि जो सी एम है ना, और जो सी है उनका रेशो किसके बराबर होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सी को इधर ले आओ, इसके नीचे आपने क्या रिजल्ट निकाला, आपने ये रिजल्ट निकाला कि जो मीडियम में कैपेसिटेंस होगा और जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस होगा, दोनों का रेशो किसको बताएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है भैया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये टॉपिक, समझ में आ रही है बात, पूछा जाता है पेपर में। तो आप क्या कहोगे कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ किसका, मीडियम का, किसी मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशो होता है। एक रिजल्ट तो ये है, इसके साथ एक रिजल्ट और क्या मिला कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, वो मीडियम में कैपेसिटेंस और वैक्यूम में कैपेसिटेंस का रेशो भी होता है। बात समझ में आ गई। तो एक नई चीज़ हमें पता चली कि मीडियम में कैपेसिटेंस और वैक्यूम में कैपेसिटेंस का रेशो किसको बताएगा, वैक्यूम में कह लो या एयर में कह लो, किसको बताएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 6, तो हुई नहीं 6, है ना। तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज रेशो ऑफ कैपेसिटेंस भी कौन सा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम, या फिर आप लिख सकते हो एयर में कह दो या वैक्यूम में कह दो, एक ही बात है, समझ में आ गई। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस का रेशो है, मीडियम में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के रेशो के बराबर है, कौन, एप्सिलॉन आर। तो हमने क्या देखा, एक सिंपल सा एक कंडक्टर था, कंडक्टर पर पोटेंशियल इतना होगा, फिर हमने सी की फॉर्मूला लगा दिया, वी की वैल्यू रख दी, सी आ गया। फिर ये तो था वैक्यूम में, है ना, मीडियम में निकालना था, तो बस मैंने क्या किया, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन रख दिया, फिर मैंने एप्सिलॉन की जगह पर ये वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, फिर एप्सिलॉन नॉट वाले पार्ट को अलग कर लिया, एप्सिलॉन आर, इसमें रेशो आ गया। सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गई, आ गया होगा समझ में, अच्छा टॉपिक है। अब है ना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिंपल सा है, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये आप ही को करना है, ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ अर्थ, ठीक है, कंसिडरिंग, इसको मानना है, अर्थ को क्या मानना है, कंसिडरिंग इट टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर, टू बी अ स्फेरिकल, मतलब अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए उसका कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपका होमवर्क है। हिंट दे देती हूँ, हिंट क्या देनी है, वैसे भी हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, अभी अभी देखा है हमने कंडक्टर के लिए, सी बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस हमें क्या रखना है, रेडियस रखनी है, रेडियस ऑफ अर्थ लिख लो, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है,
6400 किलोमीटर होती है, तो 6.64 ऐसे भी दे रखी है आपको, या तो आप 6400 किलोमीटर लिखो, पेपर में जैसे दे रखी है वही फॉर्म रखनी पड़ेगी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर में कन्वर्ट करके, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। समझ में आ गई। तो आपके पास फॉर्मूला है C = 4πε0r, उसमें रेडियस रखो आप, ठीक है, C आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आंसर निकालना फेरेड में आएगा, यूनिट क्या आएगी कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की फेरेड। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, दो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, अलग अलग रेडियस के, टू स्फेरिकल कंडक्टर, आपकी बुक में ही है, ठीक है, मैं तो समझा रही हूँ। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर चार्ज्ड, मतलब दोनों की अलग अलग रेडियस है, जैसे एक ही स्फेरिकल है, एक ही स्फेयर है, दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की है R1 और दूसरे की है R2। समझ में आ गई। दोनों को सेम चार्ज से चार्ज किया जाता है, इसको भी क्यू दिया है, इसको भी क्यू दिया है। इस पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है और इस पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो होता है V1 और V2, इस पर V1 और इस पर V2, दोनों का रेशो दे रखा है, यानी कि V1/V2 कितना दे रखा है, 1:2। आपको ये बताना है कि कैपेसिटेंस का रेशो कितना होगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया। R1 R2 रेडियस के दो अलग अलग है, मतलब रेडियस अलग अलग है पर चार्ज उनका सेम है, पोटेंशियल उसकी वजह से अलग क्रिएट हुआ है V1 और V2, जिनका रेशो दे रखा है, वैल्यू नहीं बता रखी अलग अलग, V1 कितना है V2 कितना है, V1 V2 का रेशो बता रखा है। आपको बताना है C1 C2 का रेशो क्या होगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं पेपर में, नीट वगैरह दोगे तो वहाँ पे आपके काम आएगी, या जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें काम आएगा। देखो C1 C2 का रेशो निकालना है आपको, तो क्या करोगे, आपको पता है C = QV होता है, Q/V होता है नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, C = Q/V होता है। अब मेरे को पहले कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा Q/V1, क्योंकि पहले कंडक्टर पर चार्ज है Q, पोटेंशियल है V1, और कैपेसिटेंस कितना आ रहा है C1, ये तो पहले के लिए हो जाएगा, दिस इज फॉर फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। सेकंड कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, C2 = Q/V2, हमें क्या निकालना है C1/C2, तो क्या हो जाएगा Q/V1, और इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा V2/Q, तो मतलब क्या हो जाएगा QV2/V1, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, मतलब V2/V1, इसका मतलब C1/C2 कितना आ जाएगा, V2/V1, उल्टा कर दो इसका 2/1, तो C1 और C2 का रेशो कितना हो गया 2:1। ऑब्वियस सी बात है ना, कैपेसिटेंस इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका जो रेशो है ना 1:2, कैपेसिटेंस इसका उल्टा होगा, यानी कि 2:1। समझ में आ गई बात आपको। और भी क्वेश्चन है आपके, एग्जाम्पल और 2 दे रखे हैं बुक में, वो भी आप कर लेना, है ना, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगी उनमें, आपको समझ में आ जाएंगे, पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे। कल हम शुरू करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस हमने देख लिया क्या होती है, कल हम शुरू करेंगे कि कैपेसिटर वर्ड का क्या मतलब होता है। कैपेसिटर आपने देखेंगे ना कि लगे होते हैं, बिजली के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब हम देखेंगे अलग अलग केसेस के लिए। ओके, थैंक यू।